नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 1 मई 2022 है, दिन है संडे एंड आई एम श्योर you all are enjoying your Sunday. I am also enjoying my Sunday. तो संडे में एक हम बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, राइट, एंड दैट इज़ रिवीजन. रिवीजन इज़ द की. हम बहुत सारी नई नई चीज़ें हर रोज़ सीखते हैं और उन सारी चीज़ों को याद रखना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है यानी इम्पॉसिबल है अगर रिवीजन ना करे तो. अगर आप रिवीजन करते हैं देन थिंग्स आर ओके. मीन्स उसके लिए कोई रिवीजन शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट है. नो, इट्स ऑल अबाउट योर गुड हैबिट. अगर आप रिवीजन की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, यू विल फाइंड इससे स्मूथ कोई चीज़ है ही नहीं. कि जो आपने पढ़ाई की उसको आपने रिवाइज कर लिया, फिर एक हफ्ते के बाद रिवाइज कर लिया, 30 दिनों के अंदर रिवाइज कर लिया, तो हर रोज़ ऐसा होगा कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो नई चीज़ें रिवाइज करेंगे, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रिवाइज करेंगे. तो ये एक ऐसा पॉकेट होना चाहिए, लेट्स से 30 मिनट्स आपके दिन में ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप रिवीजन करें. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप साइंटिफिकली सोचिए, आप कॉमन सेंस अप्लाई करके सोचेंगे देन एज वेल यू विल फाइंड कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो याद रखना ये इम्पॉसिबल है. बट एनीवे, आई एम श्योर यू नो मेनी थिंग्स अबाउट रिवीजन. ये खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए था. आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम रिवाइज करने वाले हैं. लेट्स क्रैक ऑन. डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं. सो राइट, लेट्स मूव ऑन. जम्मू एंड कश्मीर पिच, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है. और दोस्तों, इसी विषय पर 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं. एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और एक द हिंदू का आर्टिकल है. तो हो गए टोटल 1, 2 एंड 3 आर्टिकल्स. तो लेट्स क्रैक ऑन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की पहली पब्लिक रैली, पहली विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर सिंस 2019. जब से आर्टिकल 370 को हमने हटाया है तब से लेकर आज तक प्राइम मिनिस्टर साहब की ये पहली विजिट है. और वहाँ पर उन्होंने ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में बात की, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बात की. वहाँ पर वो गए पाली में. पाली जो है वो एक विलेज है एंड पाली इज़ ऑफिशियली हमारे देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत अगर कोई है तो दैट इज़ पाली. तो ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है ऑफ कोर्स. और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी स्टेट लेवल की पीएससी एग्ज़ाम में या फिर यूपीएससी में या फिर दूसरी बहुत सारी अलग अलग एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है. क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो ये एक नेशनल लेवल पर आ चुका है ये, राइट, ये पाली. तो ये आपको पता होना चाहिए. एंड जम्मू एंड कश्मीर का पहला पंचायत डे सेलिब्रेशन जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर किक स्टार्ट किया. प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं. और एक इम्पोर्टेंट है बनिहाल काजीगुड टनल जो जम्मू एंड कश्मीर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगी. एंड इसके साथ उन्होंने इसकी ओपनिंग भी की बेसिकली. और उन्होंने मीन्स जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर गए जम्मू एंड कश्मीर तो उनके साथ यूएई के कुछ बिजनेस लीडर्स भी थे. एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि यूएई के लीडर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ, बिजनेस लीडर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ पर गए. और कहते हैं कि यूएई के जो इन्वेस्टर्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं. बोथ पंचायत फोकस एंड न्यू इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो पॉलिटिकल सिग्नल्स. ये पंचायत के बारे में जो बातचीत हुई या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में जो डिस्कशन हुई, ये एक बात का इशारा है कि जब तक आर्टिकल 370 था तब तक जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रहा था. अब आर्टिकल 370 जो है वो हटाया गया है और अब जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये एक सिग्नल भी है. एक और चीज़ जो हमें नोट करनी चाहिए वो ये है कि ऑफ कोर्स ये नया इन्वेस्टमेंट आएगा, पर्टिकुलरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, तो दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ये एक बहुत ही अच्छी बात है. हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जो है वो अब जम्मू एंड कश्मीर में पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा
और बाहर का भी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर आ पाएगा। इससे पहले ऐसी सिचुएशन थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही ज़्यादातर पैसे आते थे, और अब देखिए 2012 में 59% जितना जम्मू एंड कश्मीर का जो रेवेन्यू था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जम्मू एंड कश्मीर का जितना भी टोटल रेवेन्यू है तो वो 64% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। ऑफकोर्स क्योंकि 2012 में वो स्टेट था, 2021 में ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया आफ्टर 2019। तो ऑफकोर्स यूटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पैसे आएंगे, लेकिन एक बड़ा चंक जो है वो हमेशा लायंस शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती तो पैसे जो हैं वो तो आते ही थे, तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ तो हमेशा वहाँ पर थी, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर उतना बड़ा डेवलपमेंट का एक जो बदलाव है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा था। एंड एज वी नो कि टेररिज्म जो है वो सबसे बड़ा इश्यू है यहाँ पर, और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे। इसके साथ आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में, एंड जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। आई डोंट नो कि दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में इसका एग्जांपल लेते होंगे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि किसी भी क्षेत्र का पोटेंशियल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर वो उस पर्टिकुलर जगह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मीन्स बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आई हैव नेवर बीन टू स्विट्ज़रलैंड, आई हैव नेवर बीन टू जम्मू एंड कश्मीर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन लोग कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड को भी आप भूल जाएंगे। उसकी मीन्स आई एम नॉट सेइंग स्विट्ज़रलैंड अगली है, ऑफ कोर्स इट इज़ ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर स्विट्ज़रलैंड और जम्मू एंड कश्मीर को हम कंपेयर करें तो जम्मू एंड कश्मीर की ब्यूटी जो है वो मेस्मराइजिंग है। लेकिन क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अशांति रही है, टेररिज्म का इश्यू रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू रहा, तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया और बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर घूमने के लिए नहीं गए। वी नो द हिस्ट्री, राइट। और पाकिस्तान एबेटेड टेररिज्म जो है उसको अब हम कब तक रोक पाएंगे? जब तक हम रोक पाएंगे तब तक डेवलपमेंट जो है वो चलता रहेगा। वैली टेरर ऑल्सो शोज दैट वन बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स। देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ना वो एक एरिया को कवर कर सकती है, राइट। इसको कहते हैं एरिया डोमिनेशन स्ट्रैटेजी, कि एक के बाद एक एरिया जो ये एरिया कवर कर लिया, उसके बाद ये सर्कल जो है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, फिर उसको थोड़ा और बढ़ाया जाएगा। तो ऐसा क्या करेंगे कि वो जाकर इन सारे एरियाज़ को सिक्योर बना देंगे कि वहाँ पर हथियार नहीं आ पाएंगे, किसी के पास हथियार नहीं है, एक्सेट्रा। तो ये चीज़ हो गई, ये फिजिकल चीज़ें हो गई। फिर आपको फिजिकल से आइडियोलॉजिकल लेवल पर जाना पड़ेगा। वहाँ के लोग जो हैं उनका दिल जीतना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, और ये चीज़ एक लॉन्ग टर्म है। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट प्रॉक्सीज़ हैं उनको एक ही चीज़ हरा सकती हैं, एंड दैट इज़ जो हमारे विचार हैं। अगर वहाँ के लोगों को ये महसूस हो गया, एक बार उनको पता चल गया कि भारत की सरकार जो हैं वो उनके सपोर्ट के लिए हैं, भारत की आर्मी जो है वो उनके सपोर्ट के लिए हैं, वो उनकी ही आर्मी है, उनकी ही सरकार है, ये विश्वास जब आ गया तब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट प्रॉक्सीज़ हैं उनका काम जो है वो फिर नहीं हो पाएगा। फिर वो किसको रिक्रूट करेंगे, किसको पैसे देकर पत्थरबाजी करवाएंगे, एक्सेट्रा। और ग्रास रूट लेवल पर जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो नई जॉब जनरेट होगी। जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स जो हैं उनको दूसरे स्टेट्स में जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, अपने ही राज्य में वो पढ़ाई कर पाएंगे, अपने ही राज्य में उनको जॉब मिलेगी। किसको घर पर जो हमारा घर का क्षेत्र है वहाँ पर ही काम करना किसको पसंद नहीं है? उसी मिट्टी के हम हैं, वहाँ पर ही हमें सबसे ज़्यादा मज़ा भी आता है, isn't it? Generally speaking. So towards the end, assembly elections in Jammu and Kashmir and eventual restoration of statehood are vital to ensure residents have a say in their own development. जो मैंने दिल और दिमाग जीतने की बात बताई, तो उसमें मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब 2019 में ये ऐलान किया था कि ये जम्मू एंड कश्मीर में से 370 को हटाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं था, सरकार का इरादा ऐसा नहीं है कि हमेशा इसको यूनियन टेरिटरी रखा जाएगा। सरकार ने उस टाइम पर भी कहा था कि ये टेम्पररी मेजर हैं, फ्यूचर जो है जम्मू एंड कश्मीर आज नहीं तो कल उसको स्टेटहुड फिर से दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस सरकार के ध्यान में है ही, और सरकार इसके ऊपर काम कर भी रही है, लेकिन चीज़ें जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप हो सकती हैं। अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जॉब जनरेट होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होगी, सिक्योरिटी
को मेंटेन किया जाएगा, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम होगा, ये सारी चीज़ें जब होगी, वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़, वहाँ के लोग जो हैं उनकी डिमांड चेंज होगी, ये सारी चीज़ें जब होगी तब फाइनल जाकर जो हैं इसको फिर से राज्य में तब्दील करवाया जाएगा और फुल इलेक्शंस और ये सारी चीज़ें जब वहाँ पर होगी तो चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर फ्रेम्स एन इकोनॉमिक पुश, कंटिन्यूएशन करेंगे इसी टॉपिक को। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। पंचायती राज दिन पर ऑफिशियल विजिट की हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और वहाँ के जो पंचायत सिस्टम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो ग्रास रूट गवर्नेंस के बेसिस हैं, और इसी बेसिस पर ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्टेटहुड जो है वो जल्दी हो पाएगा। इसके साथ जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके कोएलिशन में बीजेपी थी, 2018 में ये सपोर्ट बीजेपी ने ले लिया, फिर 2019 में ये 370 को हटाया गया। अब पॉलिटिकली अगर बात करें तो असेंबली इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट तो है ही, वहाँ के लोग भी चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेगी और इवेंचुअली लोगों को एम्पावर करना है, वो अपने लेजिस्लेचर को, जो अपने एमएलएज हैं उनको सिलेक्ट कर सके, अपने राज्य में जो भी एमएलएज हैं, सीएम है, वो उनको सिलेक्ट कर सके, ये अधिकार तो उनका है ही। जैसे अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि सरकार इसके ऊपर काम कर ही रही है, आगे चलकर ये चीज़ें हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैंने यूएई का पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझिए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, OIC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक चीज़ याद दिलाऊं, वेंग ई नाम सुना होगा, या फिर आई वुड से वेंग ई नाम तो सुना होगा, जैसे वो कहते हैं ना राहुल, नाम तो सुना होगा, वैसे ही येंग ई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। याद है अभी कुछ टाइम पहले मार्च में वो भारत की यात्रा पर आए थे, लेकिन भारत आए उससे पहले उन्होंने OIC की मीटिंग को अटेंड किया और वहाँ पर उन्होंने कश्मीर के टॉपिक के बारे में ये कहा कि जो पाकिस्तान चाहता है उसको लेकर कश्मीर, चाइना जो है वो उनके साथ हैं। यानी कि चाइना जो है वो ये कहता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है इनडायरेक्टली। अब OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, एक लंबे समय से यहाँ के देशों ने, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर देशों ने पाकिस्तान की साइड ली। और क्यों साइड ली? क्योंकि पाकिस्तान एक सो कॉल्ड इस्लामिक देश है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इस्लामिक देशों का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये फिर मीन्स इनका जन्म हुआ या फिर इसके स्थापना हुई कि इस्लाम के रिलीजन के स्प्रेड और रिलीजन और इन सारी चीज़ों के ब्रदरहुड के लिए हुई थी ये, लेकिन फिर पॉलिटिकल चीज़ों को भी इसमें कवर किया गया और इस हमारे कश्मीर वाला टॉपिक जो है वो ये कवर करते थे। अब इसमें भारत को ऐड नहीं किया है। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है इसमें भारत नहीं है। अब भारत जो है, अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन आप गिने तो भारत की नंबर सेकंड या थर्ड नंबर पर आता है भारत। नंबर 1 इज़ इंडोनेशिया, उसके बाद शायद पाकिस्तान है और उसके बाद हम हैं, ऐसा कुछ है। बट एनीवे दैट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि सुषमा स्वराज जी को जब वहाँ पर इनवाइट किया गया था OIC की एक मीटिंग में, तो पाकिस्तान ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से भारत ने अपना स्टैंड रखा और बहुत सारे देशों ने सपोर्ट भी किया। अब ये जो UAE है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है। सिर्फ मेंबर नहीं है, एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। और जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो इस्लामिक देश हैं, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पर UAE को देखा जाता है। UAE ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं। इजराइल के साथ मित्रता कर दी 2 साल पहले। इजराइल को ये जो मुस्लिम देश हैं वो अपना दुश्मन मानते थे बिकॉज ऑफ पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते थे। लेकिन अब नई सोच के साथ, नए ज़माने के नए सोच के साथ UAE आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरेबिया में भी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, एक्सेट्रा। तो जब UAE जैसा देश कश्मीर में पैसे इन्वेस्ट करता है तो एक सिग्नल जाता है पूरी दुनिया को, खास करके OIC के मेंबर्स को, कि कश्मीर वाला जो इश्यू है ना, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच का इश्यू है, इसमें हमें दखल अंदाजी नहीं करनी है। नंबर 2, हम भारत के साथ हैं। और पाकिस्तान, जिसके लिए UAE एक बड़े भाई जैसा था, ब्रदर कंट्री था, पैसे मिलते थे, वहाँ के रिटायर्ड जनरल्स जो हैं उनको वहाँ पर जॉब मिल जाती थी,
पाकिस्तान यूएई की सिक्योरिटी और उन सारी चीज़ों में, राइट, नेशनल लेवल पर अब धीरे धीरे वो चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं। तो एक नया बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव, ये डीप मीनिंग आपको समझना है कि यूएई का इन्वेस्टमेंट जो है ना, इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वहाँ के लोगों को कि जितना आपके पिताजी ने या फिर पेरेंट्स ने, जितना आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने यहाँ पर जो सहा है, जो जो कठिनाइयाँ उन्होंने भुगती है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें जो है ना वो अब की जनरेशन में ये नहीं होगी। तो ये एक नई आशा की किरण है फॉर श्योर। और अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, राइट, मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, उनके छोटे कज़िन भाई की शादी थी। तो आई नो द होल फैमिली, तो पूरे फैमिली के साथ फैमिली रिलेशन है। बट तो ये जो छोटा भाई है ना, वो गया था जम्मू एंड कश्मीर फॉर दिस प्री वेडिंग फ़ोटो शूट। तो जब वो वहाँ से वापस आए तो ऑफ कोर्स हमने तस्वीरें देखी, ये सारी चीज़ें, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट। तो वो बता रहा था मुझे कि वहाँ के लोग जो है ना बहुत ही खुश हैं अभी। उनको बहुत बिजनेस मिल रहा है, बहुत व्यापार मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। तो वहाँ का जो एक आम आदमी है ना, उनको उनकी इनकम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। धीरे धीरे गरीबी जो है वो चली जाएगी। तो दिस इज़ लाइक फर्स्ट हैंड डेटा मुझे मिला है, सिर्फ एक ही टीम का है, छोटी सी टीम दैट आई नो, वहाँ पर गए थे, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन ये चीज़ उन्होंने वहाँ पर महसूस की, एंड आई थॉट कि दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। एड्रेसिंग डिसकंटेंट। अब टूरिज्म के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इन्वेस्टमेंट को भी हमने देख लिया। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर एक लंबे समय से रहा है, और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी, वहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी कुछ पर्टिकुलर डिमांड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग सपना है इस चीज़ को लेकर, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बताया कि कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर को श्रीनगर और जम्मू को दिल्ली के साथ जुड़ने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। इसकी इकोनॉमी जो है उसमें एक बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिलेगा। टूरिज़्म के फुटफॉल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, और इसकी नेचुरल ब्यूटी के बारे में भी हमने बात की। सिक्योरिटी का रिस्क आज भी है। जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी रैली की, तो वहाँ से 14 किलोमीटर दूर ही दो ऐसे फिदायीन को मार गिराया गया बाय आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो सिक्योरिटी का इश्यू आज भी, और जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी का जो टॉपिक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मीन्स उसके बिना कोई भी तरक्की जो है वो नहीं हो सकती। अब वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके साथ एंगेज होना है, वहाँ के लोकल लोगों के साथ एंगेज इन द सेंस कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के, गांव के, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके ऊपर का जो लेयर होगा, तो उन और लोगों के साथ डिस्कशन और बातचीत और उनका दिल दिमाग जीतना, ये सारी चीज़ें करते करते हुए वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ लेते हुए फिर वापस जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड की तरफ हमें बढ़ना है। तो ये हमारा एंड गोल क्या होगा देश का, पूरे देश का बता रहा हूँ, राइट, नॉट जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का, पूरे देश का एंड गोल होगा कि जम्मू एंड कश्मीर एक दिन फिर से एक राज्य बन जाए, वहाँ पर डेमोक्रेसी वापस आ जाए। डेमोक्रेसी तो है ही, यूनियन टेरिटरी इज़ नॉट लाइक ऑथोरिटेरियन रेजिम, बट आई वुड से कि जो एक दूसरे राज्यों में जैसे इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी हो जाए, और साथ साथ डेवलपमेंट हो और टॉप नॉच सिक्योरिटी हो। फूड फॉर थॉट, पायोनियर का ये आर्टिकल है। द वर्ल्ड इज रनिंग आउट ऑफ फूड। अगर आपने इंटरस्टेलर नाम की एक फिल्म है, अगर वो देखी है, तो उसके, अगर फिल्म नहीं भी देखी है तो उसका ट्रेलर अगर देखेंगे, ऑफिशियल ट्रेलर, तो उसमें ये लाइन आती है, द वर्ल्ड इज रनिंग आउट ऑफ फूड। और इसका मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं, और ये हकीकत है, ये सिर्फ फिल्मी बात नहीं है। इंटरस्टेलर फिल्म में वही दिखाया जाता है कि कैसे कुछ रीजंस हुए, लेट्स से क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं वो बर्बाद होने लगे, और ऐसी सिचुएशन हो गई ह्यूमन बींग्स की इस पृथ्वी पर कि अब कोई चीज़ जो है वो, मीन्स खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो अब आप पैदा ही नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल और ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी। और फॉरगेट अबाउट मिल्क, फॉरगेट अबाउट एनिमल्स, वो तो फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास सिर्फ खेती बाड़ी का ऑप्शन रहता है, और फिर वो भी धीरे धीरे करके वन बाय वन, एक करके एक जो क्रॉप्स हैं वो मरने लगते हैं। तो ये सिचुएशन हो जाती है, और फिर इंसान जो है वो दूसरे प्लेनेट में फूड
या फिर एक एनवायरनमेंट जो कहते हैं हम, राइट, उसको ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। कभी वक्त मिले तो उस फिल्म को ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। एनीवे, द वर्ल्ड इज रनिंग आउट ऑफ फूड। 2050 तक हमारी दुनिया जो है इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 10 बिलियन। कैन यू इमेजिन, 10 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। और 10 बिलियन पॉपुलेशन जो है इसके लिए खाने पीने की चीज़ें पैदा करना, 3 टाइम का खाना, 3 टाइम 5-10 बार पानी पीना, फिर पानी से नहाना, ये जो जितने भी रिसोर्सेज लगते हैं ये पर्याप्त नहीं होंगे पृथ्वी पर। 10 बिलियन लोगों के लिए पृथ्वी के पास रिसोर्सेस नहीं है। साइंटिस्ट्स भी मानते हैं कि ये पृथ्वी जो है ना, ये 10 बिलियन लोगों को फीड नहीं कर सकती, उनको खाने पीने की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। ओशो रजनीश का नाम आपने सुना होगा। उनके लेक्चर्स अगर आपने, या फिर उनके डिस्कोर्स जो वीडियोस हैं अगर आपने वो देखे हैं, या फिर उनकी किताबें अगर पढ़ी हैं, तो बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी व्यक्ति थे, बहुत ही एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते थे। और आज जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे उनका एक स्टेटमेंट याद आ गया। उन्होंने ये कहा था कि एक वक्त आएगा जब लोग जो है ना खाने पीने की चीज़ें पैदा नहीं करेंगे, कुछ टेबलेट्स होगी, आप 2-3 टेबलेट्स खा लेंगे, आपके वेट के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से जो भी न्यूट्रिशंस आपको चाहिए वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कुछ टेबलेट से मिल जाएगी। और अब ये लगता है कि उस टाइम पर ये लग रहा था कि ओशो थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से जब चीज़ें सामने आ रही है लग रहा है कि शायद वो सही है या फिर सही थे। देयर आर न्यूट्रिशनिस्ट्स, sociobiologists, economists, agricultural and climate scientists trying to figure out how to stave off global hunger. ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि कैसे करके हम ये जो ग्लोबल हंगर है उसको लड़ सकें। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर वो करें जिससे इस चीज़ से हम बच सकते हैं। देखिए, अभी पृथ्वी की पॉपुलेशन है 7.7 बिलियन और ये बढ़ती ही जा रही है। एक वक्त आएगा जब अगर किसी व्यक्ति के पास 2 टाइम दोपहर का लंच और रात का डिनर अगर एक परिवार के पास, एक व्यक्ति के पास है, तो उसको बहुत ही पैसे वाला माना जाएगा। ही और शी विल बी लाइक ए किंग और ए क्वीन। क्योंकि जब 10 बिलियन लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे तो रेसिडेंशियल एरियाज आपको उतने चाहिए, ऑफिसेज एक्सेट्रा, तो बहुत कम जमीन हमारे पास बचेगी। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो सी इरोजन हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, और एनिमल्स और क्रॉप्स को पैदा करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। कहते हैं कि मीट को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर जो मीट के लिए हम चिकन हैं, फिर गोट, शीप, जो भी अलग अलग एनिमल्स को कंज्यूम किया जाता है, तो उनके कंपैरिजन में वेजिटेरियन फूड बनाने में लेस एनर्जी लगती है, कम एनर्जी चाहिए आपको। तो अगर पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए, प्योर वेजिटेरियन, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक वेगन हो जाए, तो भी 10 बिलियन लोगों को फूड प्रोवाइड करना जो है दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और अगर हमारा एपेटाइट और डाइट एवरेज अमेरिकन जितना हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अमेरिका में क्या है पता है कि हमारे यहाँ का जो, लेट्स से अगर आप मैकडी में जाएं और वहाँ पर लार्ज कोका कोला का जो वो ग्लास आता है, वो अगर आप ऑर्डर करें यहाँ पर इंडिया में, या फिर यूके में चले जाए और वहाँ मीन्स यूके का और इंडिया का जो लार्ज है ना वो अमेरिका का मीडियम है। अमेरिका का जो लार्ज है ना वो तो हम पी ही ना पाए। सेम थिंग गोज विद कॉफ़ी, सेम थिंग गोज विद देयर बर्गर। जो उनका बड़ा वाला बर्गर है वो इतना बड़ा होता है कि आप बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो लार्ज बर्गर है उससे नियरली 1.5 टाइम्स या फिर नियरली 2 टाइम्स बड़ा। और अमेरिका में ऐसी चीज़ है कि खाने पीने की चीज़ें जो है वो वेस्ट बहुत होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम ये है कि उनकी प्लेट पर चीज़ें जो हैं, प्लेट का खाना जो है वो बहुत ही वेस्ट होता है। यानी कि खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा पकाई और टेबल पर ज़्यादा फूड हैं, थोड़ा बहुत खाया और बाकी सारा डस्टबिन में गया। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का इश्यू है। हमारा इश्यू जो है वो थोड़ा अलग है, विल टॉक अबाउट इट एज वेल।
अब दूसरा जो प्रॉब्लम हो रहा है अभी पृथ्वी पर, और क्योंकि हमने पेड़ काट लिए, ये सारी चीज़ें की, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो इस चीज़ के साथ इसको रिलेट कीजिएगा। एनसीईआरटी या फिर जो भी कोई अलग बेसिक किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर, जियोग्राफी को लेकर, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अब ये प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो टॉप सॉइल है, जो टॉप सॉइल होती है ना हमारी पृथ्वी की, और ख़ास करके खेती बाड़ी की ज़मीन की, तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। और यही टॉप सॉइल जो है उसकी वजह से जो फूड हम पैदा कर पाते हैं वो कर पाते हैं। अब टॉप सॉइल के साथ क्या हो रहा है, इसका इरोजन होने लगा है। सी, थर्ड ऑफ ग्लोब्स टॉप सॉइल इज ऑलरेडी गॉन। थर्ड यानी कि हम बात करें व्हाट, 33.33% जितनी टॉप सॉइल जो हैं वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं, वो चली गई हैं। और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो मीन्स ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऊपर से पानी की शॉर्टेज है, एनर्जी और लैंड जो चाहिए आपको खाने पीने की चीज़ें पैदा करने के लिए, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ज़मीन की कीमत आप देखिए कितनी बढ़ चुकी है। आज से 15-20-25 साल पहले जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज एग्रीकल्चरल लैंड की कीमत जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इट्स लाइक नियरली इम्पॉसिबल, एक परिवार के पास अगर एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है तो आज के ज़माने में परचेस करना जो है वो अपने आप में एक चमत्कार ही है। अगर आपने बहुत सक्सेसफुली किसी क्षेत्र में पैसे कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, तब जाकर आप ज़मीन खरीद पाएंगे। पहले जैसा अब नहीं रहा, क्योंकि अब ज़मीन जो है उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ती जा रही है। अफ्रीका में, एशिया में आप देखें तो 80 मिलियन जितने लोग जो हैं वो फेमाइन, 80 मिलियन यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 8 करोड़ लोग, हाँ रिमेंबर 8 करोड़ लोग जो हैं वो फेमाइन लाइक सिचुएशन में जी रहे हैं। फेमाइन यानी कि भूखमरी। और फॉरेस्ट की ज़मीन को भी हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब पृथ्वी के पास उतनी फॉरेस्ट की ज़मीन भी नहीं है। 30% जितने ही फॉरेस्ट बचे हैं, अगर इनको भी काट देंगे तो फिर एज वी नो क्लाइमेट चेंज जो है उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहते हैं कि आने वाले 25 सालों के अंदर सी फूड जो है वो धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाएगा। तो अब हमें फूड कंजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए। अब फूड वेस्ट की बात जो मैंने आपको प्लेट के बारे में बताया, देखिए थर्ड ऑफ ग्लोबल फूड इज वेस्टेड। थर्ड अगेन 33.33% जितना फूड जो अवेलेबल है ये वेस्ट हो जाता है। एक तो बैड स्टोरेज की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन में नुकसान होता है, प्रिपरेशन के टाइम पर नुकसान, पैकेजिंग के टाइम पर नुकसान, और कई बार डेट चली गई और फिर यह डस्टबिन में चला जाता है। तो टोटल जो फूड ग्लोबली पैदा होता है तो उसका 33.33% जो है वो वेस्ट होता है। यू कैन इमेजिन, मीन्स आप एक बाउल राइस ऑर्डर करते हैं और फिर उसको डस्टबिन में फेंकते हैं, तो यू आर नॉट जस्ट थ्रोइंग दैट पोर्शन ऑफ राइस। उस राइस को पैदा करने के लिए जो स्वच्छ पानी का इस्तेमाल हुआ है, राइट, सॉफ्ट वाटर का जो इस्तेमाल हुआ है, हज़ारों लीटर चाहिए टू 1 किलो राइस को पैदा करने के लिए। कुछ कहते हैं कि 10,000 लीटर जितना पानी चाहिए हमारे देश में, इतना पानी हम यूज़ करते हैं 1 किलो राइस पैदा करने के लिए। तो जब आप एक पोर्शन राइस जो है, एक प्लेट राइस डस्टबिन में डालते हैं, तो ये आप सिर्फ राइस नहीं फेंक रहे हैं, समझ गए आप, 2-3 हज़ार लीटर पानी भी आपने उसके साथ जो पैदा करने के लिए लगा था वो भी वेस्ट हो गया। सुपरमार्केट्स में बड़े बड़े पैकेजेस और ये सारी चीज़ें, लार्ज पोर्शंस पैक किए जाते हैं, इसमें भी यही है, अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारा फूड जो है वो वेस्ट होता है। रेस्टोरेंट्स में भी यही चीज़ है। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा मीन्स एक लोगों की इतनी बुरी हैबिट होती है, मीन्स आई कैनॉट स्टैंड दिस हैबिट। ख़ास करके अगर मैं अपने दोस्तों के साथ, अगर हम रेस्टोरेंट में जब भी, अब तो कोविड के बाद बहुत कम गए हैं, लेकिन पहले बहुत जाते थे, जब भी जाते थे तो आप जितना खाना खाना है मंगवा सकते हैं, लेकिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ जो है वो मीन्स सभी, मीन्स एक दो ऐसे थे जो जिनकी बुरी आदत थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके समझ गए कि फूड वेस्ट हमें नहीं करना है, वरना फिर पूरा बिल जो है वो उनको ही पे करना पड़ेगा। ऐसा एक रूल हमने बना लिया था हमारे ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में। अब हैबिट की मैं जो बात कर रहा था, बुरी हैबिट यानी कि ज़्यादा खाना ले लेना एक साथ और फिर थोड़ा खा के चीज़ों को फेंक देना। और ये चीज़ आपको कहाँ पर देखने को मिलती है पता है? ये चीज़ आपको शादी और ऐसे फंक्शंस में देखने को मिलती है। मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे मंदिरों में जो खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं, राइट, लंगर टाइप सिस्टम या फिर प्रसाद के तौर पर
आप वहाँ पर बड़े मंदिर हैं। अभी कुछ समय पहले हनुमान जयंती के दिन पर आई वेंट टू सारंगपुर, गुजरात में एक बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का। और हनुमान जयंती के दिन पर ही वहाँ पर हम थे। आपने शायद तस्वीरें देखी होगी, मैंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तो वहाँ पर प्रसाद दिया ना, फ्री में ही होता है सभी के लिए, तो प्रसाद ले सकते हैं। अब लोग जो है ना वो प्रसाद को वेस्ट नहीं करते, और वहाँ पर एक एक वो है भी, एक कल्चर भी है। एंड आई एम श्योर हर जगह पर यही है कि अगर आप मंदिर में जाते हैं या फिर कोई गुरुद्वारे में या फिर किसी और जगह पर लंगर में अगर आप खाना खाते हैं तो उतना ही खाना लेंगे जितना आप खा सकते हैं। फूड वेस्ट जो है दैट्स नॉट अलाउड। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर आपकी थाली में कुछ फूड बचा है और आप प्लेट को रखने के लिए जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जो भी लोग खड़े हैं दे विल टेल यू कि भाई अपना खाना जो है वो फिनिश कीजिए, फूड वेस्ट आप नहीं कर सकते। यही आदत जो है ना वो शादी और होटल्स में भी होनी चाहिए हमारी, कि हम मंदिर में जब जाएंगे तब हम फूड वेस्ट नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि वो प्रसाद है। लेकिन नॉर्मल एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक बुरी आदत है वो भी मंदिर में जब जाएगा, ऐसे लंगर में जाएगा, तो वो फूड वेस्ट नहीं करेगा। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये एक बुरी आदत ही है और इसको चेंज किया जा सकता है। अवेयरनेस के माध्यम से हम इसमें बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि हमारे देश में 40% जितना फूड हर साल वेस्ट होता है। जितना फूड हम प्रोड्यूस करते हैं तो 40% वेस्ट होता है। अब हमारे यहाँ पर कैसा है, फार्म से टेबल तक, फार्म से शेल्फ आप कह लीजिए कि आपने पैदा किया खेती बाड़ी में, और फिर यहाँ से अलग अलग जगह पर होते होते फाइनली जो शेल्फ तक पहुंचा है, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे आपके घर का स्टोर रूम हो, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा फूड जो है वो वेस्ट होता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या है, प्लेट में ज़्यादा वेस्ट हो, उनका स्टोरेज, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें बराबर है, लेकिन वो ज़्यादा खाना बनाते हैं और कम खाते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो जहाँ पर जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड की जो भी गलत चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करें, और हमारे यहाँ पर हम ज़्यादा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इन सारी चीज़ों पर फोकस दें, और प्लेट में जब खाना ले तो उसके बाद हम वेस्ट कम करें। ये चीज़ मीन्स इट्स नॉट के ऐसा हमें करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और ऊपर से फूड और क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज हुई। मीन्स अगर कोविड को जिन लोगों ने पॉजिटिवली लिया है, इन द सेंस के व्हेन आई से पॉजिटिव, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि जो लोग कोविड से अफेक्ट हुए थे, जिनके परिवारजन चले गए, उनके लिए तो ये इट्स ए वेरी शॉकिंग इवेंट फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि लाइफ जो है ना, मीन्स सिर्फ पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमाने चाहिए, पैसे कमाना इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए जीवन जीना जो है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने सीखी कोविड पेंडेमिक की वजह से। तो यही चीज़ है कि जब आपको बहुत सारी चीज़ें खानी, आपके बैंक में पैसे थे लेकिन जो फूड आपको खाना है वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी ना कोविड के टाइम पर, तो उसमें हमने बहुत सारे लेसन सीखे। ये चीज़ को हमेशा याद करते हुए, ये माइंड में लेकर हमें चलना है कि अब फूड एबेंडेंट नहीं है हमारे पास, राइट। फूड स्कैरसिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है दुनिया में। अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर, जैसे हमने देखा ना कि 8 करोड़ लोग फेमाइन की कगार पर जी रहे हैं, और युद्ध की वजह से भी ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो इट्स ए वेरी वेरी सीरियस टॉपिक। आई एम श्योर आज की ये जो भी डिस्कशन अभी तक हमने की है तो ये हर जगह पर आपको काम आएगी। देखिए, सिटी प्लानिंग के बारे में, अर्बनाइजेशन का टॉपिक है, उसके लिए भी है, राइट। एग्रीकल्चर का टॉपिक को डायरेक्टली, इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट क्या हो रही है। तो बहुत सारे टॉपिक्स को आपका जो जीएस या फिर आपका जो सिलेबस है बेसिकली, राइट, तो सिलेबस के बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स है उसको टच करने वाला ये फूड सिक्योरिटी वाला, ये या फिर फूड स्केर्सिटी वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो बहुत सारी चीज़ों को टच करता है, ठीक है। रिटायर जजेस लेटर, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। देखिए दोस्तों, इस साल हमारे देश में 7 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायर होने वाले हैं, और थर्ड जितनी हाई कोर्ट की वैकेंसीज मीन्स जजेस की जो पोस्ट है ये वेकेंट है।
अब हमारे पार्लियामेंट को इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज 65 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, हाई कोर्ट के जज 62 में रिटायर हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब हम इस विषय पर बात कर रहे थे तो आप में से एक स्टूडेंट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशन दिया कि आई थिंक आपने ये कहा था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर 70 प्लस 75 हो सकते हैं, लेकिन जजेस जो हैं वो क्यों 70 या फिर उनकी उम्र सिर्फ 65 62 क्यों क्यों उनको फिर बाद में रिटायर होना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और हमारे पास एक तो जुडिशियल रिसोर्सेज बहुत कम है और इनकम जुडिशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो जजेस को ढूंढने के लिए किया जाता है, तो कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए किया जाता है और वक्त भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दिस इज़ नॉट फेयर। अब देखिए 31 अगस्त लास्ट ईयर की बात है जब 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया गया था, लेकिन एक 2 साल के गैप के बाद, और सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ हो गई तो भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो आज भी पेंडिंग है, क्योंकि हाई कोर्ट्स में आप देखिए 45% या फिर 59 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, और वो भी 5 सालों से, मीन्स दे आर वेटिंग डिस्पोजल। और इसके पीछे मेन रीज़न है ओवरऑल वैकेंसी। 35% हाई कोर्ट की वैकेंसी है, ओवरऑल वैकेंसी। लेकिन कुछ बड़ी कोर्ट्स की बात करें जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, तो इसमें वैकेंसी जो है वो 50% जितनी है। यूके की पैटर्न हम फॉलो करते आए हैं। 65 और 62 वाली जो चीज़ है वो यूके ने कब कब से ख़त्म कर दी। यूके में जुडिशियल ऑफिसर जो हैं वहाँ के जज वो 75 ईयर्स तक काम कर सकते हैं, राइट। और हमारे देश में भी ऐसा है, 65 62 के बाद ये जजेस जो है वो ट्रिब्यूनल्स और कमीशंस में काम करते हैं, तो फिर रेगुलर कोर्ट्स में वो क्यों काम नहीं कर सकते जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। और अगर एक जज जो है वो 70 ईयर्स तक अगर काम करते हैं तो फिर रिटायरमेंट के बाद वो कोई दूसरी पोस्ट नहीं ढूंढेंगे। अभी क्या है कि वो 62 में रिटायर हो जाएंगे तो फिर वो दूसरी पोस्ट वो काम, क्योंकि वो काम कर सकते हैं, राइट, उनकी हेल्थ अच्छी है, सारी चीज़ें सही चल रही है, देन ही और शी विल लुक फॉर ए पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट। और जस्टिस रोहिंग्टन नरीमान, जस्टिस यू ललित, कुछ ऐसे जजेस हैं जो अपनी ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिसेस, राइट, एज ए एडवोकेट काफ़ी सही चल रहा था सारा कुछ, लेकिन फिर भी उन्होंने कोर्ट को ज्वाइन किया, राइट। ये सारे आप सोचिए लाखों करोड़ों रुपए की इनकम को छोड़कर वो सैलरी में आए, वो भी सरकारी सैलरी में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जज बनना चाहते हैं, वो एलिजिबल हैं, लेकिन रिटायरमेंट एज कम होने की वजह से और अपॉइंटमेंट बहुत डिले होती है, ये 2 चीज़ों की वजह से वो अच्छे कैंडिडेट्स को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और इसी के साथ जो आर्टिकल 224A ऑलरेडी हैं कि आप हाई कोर्ट के जजेस को रीअपॉइंट कर सकते हैं, इसका भी प्रॉपर इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट और या फिर कॉलेजियम और गवर्नमेंट के बीच में जो भी टसल चल रही है, दे हैव टू रिमेंबर कि इसकी इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल देश पर हो रही है। और अगर फुली हमारी जुडिशरी की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया जाए तो करोड़ों लोगों को इंसाफ जो है वो राइट वक्त पर मिल सकता है। इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक सुपर पावर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। टोनी एबॉट जो 28th प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। और आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनका नाम क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो टोनी एबॉट साहब जो हैं वो कहते हैं कि अगर हम एक डेमोक्रेटिक सुपर पावर की बात करें तो भारत ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक सुपर पावर है, और भारत एक ऐसी लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है दुनिया को जो हमेशा अमेरिका प्रोवाइड नहीं कर सकता है। भारत अपने आप में एक बहुत ही वाइब्रेंट देश है, नो डाउट अबाउट इट। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर टर्म्स, और पीपीपी जिसको कहते हैं, और वाइब्रेंट फ्री मार्केट है। टेक सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा है हमारे देश में। हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो इनोवेटिव है, नई नई चीज़ों को सीख रही है, आई वुड से क्यूरियसली है, और ग्लोरियसली रम्बशियस प्रेस हैं, राइट, और ऑनेस्ट जुडिशरी हमारे देश में। इसके साथ सरकार जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की खामी है उसको धड़ाधड़ फुलफिल कर रही है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बन रहा है, और ओपननेस है, राइट। हमेशा हमारी संस्कृति, अभी कुछ दिनों पहले ही हम बात कर रहे थे कि ओपननेस जो है ना वो हमारी संस्कृति का पार्ट है। और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि दुनिया के अलग अलग कल्चर्स हमारे देश में आए, और इतना ही नहीं, आज भी हमारे देश के लोग जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में ईजिली सेटल हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ओपननेस जो है वो हमारे कहीं ना कहीं कल्चर और जीन का पार्ट है। और
आज देखिए इंडियन बोर्न ऑस्ट्रेलियंस कितने हैं ऑस्ट्रेलिया में, 7 लाख जितने लोग जो हैं वो 7 लाख इंडियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। नाउ रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया हमसे लगभग 3 गुना बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो ना के बराबर है। और वहाँ पर 7 लाख, दैट्स ए बिग अमाउंट। भारत में 7 लाख इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए 7 लाख इज ए बिग अमाउंट। बट एनीवे, सो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उन्होंने हमारे साथ तो शेयर किए। अब इस आर्टिकल में वो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो खतरा है इस दुनिया के लिए अभी तक, कई बार हम कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानों के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है जीने का, दिस इज दिस टाइम। आप सोचिए, अकबर जो थे, राजा महाराजा अकबर, अकबर द ग्रेट, राइट, मुगल बादशाह अकबर, अकबर इस ही वॉज लाइक ए सुपर पावर। जब वो गादी पर बैठे थे तो वो एक सुपर पावर थे। इतना पावरफुल मुगल एम्पायर था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं था जो हेड ऑन हेड अकबर के सामने लड़ाई कर सके, टिक सके। इतनी पावरफुल, लाइक एक समय पर यूएसए था वैसा ही मुगल एम्पायर था। उनके पास, मुगल एम्परर के पास उतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी मेरे और आपके पास आज हैं। उनके पास ना तो एसी कार थी, ना तो उनके रूम में एयर कंडीशन था, राइट, ना तो उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन जैसा डिवाइस था कि वो फ़ोन करके इस दुनिया में जिसको भी चाहे, अगर आपका दोस्त न्यूजीलैंड में भी रहता है तो भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। ये कनेक्शन उसके पास नहीं था। इंटरनेट का एक्सेस, इतनी सारी किताबें, जस्ट इमेजिन कि एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो है आज से 300-400 साल पहले, जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था, उसके पास चीज़ें नहीं थी, वो चीज़ें हमारे पास है। एक स्विच को प्रेस करेंगे, पंखा चालू हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये जो समय है ना, जिस समय में हम जी रहे हैं दोस्तों, ये अभी तक का बेस्ट फेज है ह्यूमन बींग्स का। हम इतने लकी हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो है, इतना ईजी हमारा जीवन कभी था ही नहीं। आप अगर हमारे पेरेंट्स को देख लीजिए और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अगर आप बैठेंगे, देन यू विल फाइंड कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था। आज वो अलग बात है कि हमें अपने हेल्थ को बचाने के लिए 10-15 किलोमीटर, या फिर 10-15 तो नहीं, लेकिन 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलना पड़ता है एवरेज। में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कुछ सालों पहले, तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी कि आज से हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर अगर हम देखें तो कुछ एक व्यक्ति जो है ना वो 20 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, 20 से 25 किलोमीटर ऑन एन एवरेज चलता था एवरी सिंगल डे। इतना तो वो चल ही लेता था। आज ये एवरेज जो है ना वो 1 किलोमीटर से भी कम हो चुकी है आज, जस्ट इमेजिन। एनीवे, तो ये जो बेस्ट एवर टाइम है ना, ये टाइम ख़त्म हो जाएगा अगर ये दो देश मिल जाएंगे। इनफैक्ट मिल चुके हैं, और ये उनकी नई एक नो लिमिट पार्टनरशिप है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। रिमेंबर कि बेइजिंग और मॉस्को का ये जो एक्सेस है, ये अभी तक का जो बेस्ट टाइम है ये बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो फिर दादागिरी करेंगे और वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएंगे। फॉर एग्जांपल यूक्रेन में जो हुआ, तो अब रशिया जो है वो, जैसे ये यूएसएसआर बिखर गया, और व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि ये सबसे बड़ा, अगर कोई शॉकिंग डिजास्टर जियोपॉलिटिकल, दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल डिजास्टर रहा है तो दैट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ यूएसएसआर। और वो चाहते हैं कि वो जो ग्रेटर रशिया था, वो वापस उस ग्रेटर रशिया की वो स्थापना करें। और यूक्रेन उसमें पहला देश है जिस पर अटैक हुआ। उसके बाद कुछ दूसरे बेल्टिक सी रीजन के देश और पोलैंड और ये सारे देश जो हैं वो उनके नेक्स्ट शिकार हो सकते हैं, ऐसा टोनी एबोट साहब कह रहे हैं। अब चाइना का देखिए, चाइना भी कहता है कि उनका जो मिडिल किंगडम था, एक समय था जब चाइना बहुत ही ताकतवर था, और ये जो लास्ट सेंचुरी थी तो इसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं कि चाइना को बहुत ह्यूमिलिएट किया गया। किसी ना किसी ने आकर चाइना के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, जापान ने ये किया वो किया, नैनकिंग रेप्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो वो कहते हैं कि हमें बहुत ह्यूमिलिएट किया है, अब हम सहेंगे नहीं, अब हम उठ चुके हैं अपने पैरों पर, एंड थिंग्स लाइक दैट, कि अब हम फिर से वो जो मिडिल किंगडम था, जैसे हमारे देश के बारे में हम कहते थे ना कि भारत एक समय पर सोने की चिड़िया थी, तो वही वक्त जो है, वही समय जो है वो हम वापस लाना चाहेंगे। फिर से हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया बन जाए। वैसे ही ये चाइना चाहता है कि फिर से वो मिडिल किंगडम जो है वो बन जाए। अब जस्ट इमेजिन के जैसे
रशिया कह रहा है कि वो ग्रेटर रशिया बनाने के लिए उनको जो भी चीज़ करनी पड़े वो करेंगे, और उसमें यूक्रेन पर अटैक स्टार्ट कर दिया है। तो यही मिडल किंगडम को अचीव करने के लिए फिर ताइवान पर अगर चढ़ाई कर देगा चाइना, और जिस प्रकार से बिहेव, देखिए हमारे साथ तो बिहेवियर उनका ख़राब है ही। ऑस्ट्रेलिया को 2020 लेट 2020 में धमकी दी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यह डिमांड की, यहाँ से ही चीज़ों की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये कोविड कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और तब से चाइना का बिहेवियर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रति काफ़ी ख़राब हो गया। और उन्होंने कहा कि ऐसे 14 चीज़ों की डिमांड की कि हमारा सारा इन्वेस्टमेंट आप एक्सेप्ट कर लीजिए, चाइनीज स्टूडेंट्स को वहाँ पर आने दीजिए, चाइना का क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, ये यूएसए के साथ नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें। ऐसी 14 डिमांड जो है वो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखी है। ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और अगेन कमिंग बैक टू इंडिया, तो इंडिया एक ऐसा देश है जो एक फ्री कंट्री में आता है, राइट, डेमोक्रेटिक देश हैं, क्वाड का मेंबर हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत के साथ खड़ा है व्हेन इट कम्स टू लद्दाख एंड चाइना इश्यू। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो बार बार अलग अलग देशों के साथ हमेशा खड़ा रहा है, जैसे कि बेल्जियम की मदद की ग्रेट वॉर में, पोलैंड की वर्ल्ड वॉर 2 में, ईस्ट तिमोर की मदद की उसको, इसके लोगों को इंडिपेंडेंस अचीव करने में, इराक की मदद की इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, और यूक्रेन में हेवी आर्मर्ड व्हीकल्स भेजने वाला पहला अगर कोई देश है तो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तब की बात है, जब से रशिया ने अटैक किया तब, तो वो भारत को भी हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और वहाँ पर उन्होंने ये भी, इस आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना को सब्सटीट्यूट इजीली भारत कर सकता है, राइट, सप्लाई चेन में वही सारी चीज़ें जो चाइना में पैदा होती हैं वो इंडिया भी पैदा कर सकता है, उसी स्केल पर, उसी प्राइस, उसी क्वालिटी में। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की भारत के लिए, भारत के बारे में उन्होंने चीज़ें की, जैसे कि भारत की का इतिहास अगर हम देखें तो एक अलग प्रकार से हमने फ्रीडम को अचीव किया, राइट, मोरालिटी को रखते हुए, सत्याग्रह से, ऑफ कोर्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इसमें आ गया, मोरालिटी वाज देयर एज वेल। तो यूक्रेन के लोग जो कर रहे हैं उसके साथ भारत को थोड़ी बहुत एक सपोर्ट उनको करना चाहिए, मोरल सपोर्ट एक्सेट्रा। और आज दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जिसकी रशिया सुन सकता है या फिर सुनेगा तो दैट इज़ इंडिया। तो वक्त आ चुका है कि भारत एक स्टैंड ले, भारत जो है वो रशिया को रोके कि बस अब बहुत हो गया, अब आप इस चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, राइट। एक स्ट्रॉन्ग अगर स्टैंड लेकर भारत अगर रोकने की कोशिश करेगा तो रशिया रुक जाएगा, रिलेशन को मेंटेन करते हुए। ऐसा नहीं है कि फिर अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत अगर प्रेशराइज करे, भारत थोड़ा एक स्टैंड ले, तो चीज़ें जो हैं वो स्टॉप हो सकती है, ऐसा टोनी अबोट का कहना है। और मेरा भी यही मानना है कि यस, अगर भारत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना, आई एम श्योर अंडर करंट पे बातचीत चल रही है, ये सारी चीज़ें मीडिया में नहीं आती हैं, लेकिन अंडर करंट यानी कि पर्दे के पीछे भारत रशिया के साथ, भारत यूक्रेन के साथ बातचीत कर ही रहा है। लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले तो इस युद्ध को रोका जा सकता है। राइड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। G20 इस बार चेयर है इंडोनेशिया, राइट। 2020 G20 का एक लोगो आपकी स्क्रीन पर है। और G20 में अब बातचीत चल रही है कि रशिया को G20 से निकाला जाए। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक लिंकेजेस जो हैं, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड इसको वेपन की तरह यूज़ कर रहा है, एक हथियार की तरह यूज़ कर रहा है। और उनको समझना चाहिए कि ये जो रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, इस चीज़ की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी डिसरप्ट हुए हैं, और भारत जैसे देश पर भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए, फ्यूल की प्राइस जो इंक्रीज़ हुई है, उसके पीछे मेन रीजंस क्या है? ऑफ कोर्स ये रशिया यूक्रेन वॉर और फिर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना, ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हो रही है, क्योंकि आज हम इंटीग्रेटेड दुनिया में जी रहे हैं। एक वक्त था जब कोई दो देश एक दूसरे के साथ वॉर में थे और हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, या फिर किसी भी देश को फाइनेंशियली इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, शायद जियोपॉलिटिकली पड़े। लेकिन आज ऐसा है कि कोई दो देश के बीच में झगड़ा हो रहा हो तो पूरी दुनिया पर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती हैं, और मिलती हैं, नॉट मिल सकती हैं, इनफैक्ट मिलती हैं। Developed countries ministers walked out of a meeting of G20 finance ministers last week demanding Russia's ouster. जो 20 देश हैं, तो 20 देश में से 10 देश जो हैं वो बैठे रहे और 10 देश जो हैं वो चले गए। उन्होंने ये डिमांड की कि रशिया को G20 में से निकाला जाए।
अब ये जो स्प्लिट हमें G20 में देखने को मिल रहा है, ये एक अफसोस की बात है, ये चिंता का विषय है। और G20 का जन्म क्यों हुआ था? G20 का जन्म हुआ था कि वो क्राइसिस को सॉल्व करें, ना कि क्राइसिस को पैदा करें। 1999 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, अब उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एशिया में फाइनेंस को लेकर इश्यूज क्रिएट हुए थे, तो उस टाइम पर ये G20 के देश जो हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स मिले और फिर उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए और फाइनली ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो धीरे धीरे सॉल्व हो गया। फिर 2008 में जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस, खास करके ट्रांस अटलांटिक फाइनेंशियल क्राइसिस जिसको कहते हैं, जो यूएसए में स्टार्ट हुई और फिर इसकी पूरी इम्पैक्ट जो है वो हमें यूरोप में देखने को मिली और फिर दुनिया के अलग अलग देशों में, ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी इम्पैक्ट आई थी, ग्लोबल रिसेशन आ गया था। तो उस टाइम पर फ्रांस और यूएसए ने मिलकर G20 के माध्यम से चीज़ों को फिर से अपलिफ्ट किया और चाइना और यूएसए ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन किया और वर्ल्ड इकोनॉमी को फिर से स्टेबलाइज किया G20 ने। तो G20 का जन्म जो है ना, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हुआ है, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए नहीं हुआ है। और प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ने जब टेक ओवर किया, खास करके 2008-2009 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उस टाइम पर बाराक ओबामा प्रेसिडेंट बने और उस टाइम पर भी उन्होंने इस बात को माना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह साहब हैं, उन्होंने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को 2008 के बाद की जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, तो उसके एक आर्किटेक्चर के तौर पर हमारे जो मनमोहन सिंह साहब हैं उनको माना जाता है। और ही इज़ ऑफ कोर्स फेमस अराउंड द वर्ल्ड। 2 टर्म तक वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जस्ट लाइक ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो एक और टर्म लेट्स से अगर वो करें, अगर वो 3 टर्म के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर रहें और फिर बाद में जब भी नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिया जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों, जैसे कि ग्लोबल लेवल पर भारत सरकार ने मोदी साहब के तहत उनकी अध्यक्षता में या फिर उनकी लीडरशिप में लेट्स से कोविड वैक्सीन की बात करें, तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया भारत ने। जस्ट वन एग्जांपल, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें। तो सेम वे मनमोहन सिंह साहब जो हैं, उनके समय काल में ये 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके बाद की जो चीज़ें हैं, उनके आर्किटेक्चर के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। और अब मनमोहन सिंह साहब ने ये G20 के बारे में कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। जैसे एक चीज़ जो हमने डिस्कस की कि आज हम ग्लोबल विलेज में जीते हैं। आप देखिए, अपने ही डेस्क पर देखिए, अपने घर में देखिए, आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं, देखिए आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो लेट्स से वो एप्पल का होगा या फिर सैमसंग का होगा या फिर वन प्लस, जो भी अलग अलग कंपनी का है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं, राइट। और इसकी सिस्टम यूएसए की है, एंड्रॉयड या फिर iOS, राइट। उसमें जो ऐप आप यूज़ कर रहे होंगे वो अलग अलग देश के होंगे। तो वी आर, आप कपड़े जो पहन रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें आप देखिए, तो वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज। अब वो जो दुनिया बहुत बड़ी थी, अब दुनिया बहुत ही छोटी हो चुकी है बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर कहीं पर कुछ होता है तो हम सब पर इसकी इम्पैक्ट आती है। और भारत में हमने देखा कैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हुआ, और सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबली इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो क्रिएट हुआ है। तो ये G20 में से रशिया को निकाल देने वाली बात जो है वो सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इन दिस फ्रैक्चर्ड G20 इंडिया कैन प्ले ए वाइटल रोल। ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के जो भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, G20, ये हर जगह पर भारत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके। भारत कैन एक्ट एज ए ग्लू, कि हम वेस्ट और ईस्ट और सारे देशों को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर रख सकें। ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन विल ओनली बी ब्रिज्ड बाय कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा। देखिए, ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ है, इनको ना तो ईस्टर्न वर्ल्ड सॉल्व कर पाएगा, ना तो सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड। पहले सारी चीज़ें वो करता था, ऐसा नहीं होगा। अब जो डेवलपिंग देश है ना, जैसे कि भारत, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ये देश ऐसे हैं जो अब चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे। और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जल्द से जल्द हमें इस स्टेबिलिटी को लाना चाहिए। जैसे कि एक लुला डा सिल्वा नाम के व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट हैं, इस ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। तो पहले ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे, अभी
बोल्सोनारो, तो वो प्रो यूएसए बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब ये जो लूला डा सिल्वा आए हैं तो इज़ मोर लाइक जो पहले ब्राज़ील था कि डेवलपिंग देशों के लिए खड़ा रहता था ब्राज़ील, अब वैसे ही होगा। तो ऐसे डेवलपिंग देश जो हैं वो अब चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे। नंबर 4, भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी, अपनी ग्लोबल लीडरशिप डिस्प्ले करने का, ये सारी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना और ग्लोबल लीडरशिप को डिस्प्ले करने का वक्त आ चुका है। कल ही हम बात कर रहे थे ना कि स्कॉट मॉरिसन, सॉरी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मैं अभी नाम क्लिक नहीं हो रहा है, स्कॉट मॉरिसन इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर, टोनी अबॉट, राइट, टोनी अबॉट जो थे, तो उनका एक आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया था और उन्होंने तो ये बताया कि भारत जो है इज़ इनफैक्ट है ग्लोबल लीडर। तो ये जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में दरारें हैं, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिवाइड्स है, ये सारे डिवाइड्स जो है ना, वो ऑफ कोर्स इंडिया तो इसमें रोल प्ले करेगा ही करेगा। इंडिया कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंडिया के साथ दूसरे ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये सारे देश जो हैं वो मिलकर चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और G20 को बिखरने नहीं देना चाहिए, राइट। G20 ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी, खास करके G7 देशों को भी हमें ये समझा देना चाहिए कि वो अपनी, ये 7 देश मिलकर अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उनको दूसरे देशों के बारे में भी सोचना चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये इसमें भारत एक रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। साउथ अफ्रीकन फ्लड्स, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, जो बड़ी बड़ी वार्निंग्स एक्सपर्ट्स ने दी हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। ये सारी चीज़ें जो पहले महाभारत और रामायण में देखते थे ना, वो आकाशवाणी होती थी और वो फिर हकीकत उसी प्रकार से, मीन्स वो, आई एम नॉट सेइंग कि आकाशवाणी जैसे कोई एविडेंस नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस, राइट, कि आकाशवाणी और इस प्रकार की चीज़ें जो माइथोलॉजी में हम देखते हैं, तो वैसे ही जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स, उन्होंने जो वार्निंग दी कि ऐसा होगा, वो होगा, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अब हकीकत हो रही है। दिस इज़ वेरी स्कैरी, ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। साउथ अफ्रीका की बात अगर हम करें तो क्वाजुलू नाटाल जो उनका प्रोविंस है, तो वहाँ पर टोरेंशियल रेनफॉल हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश की वजह से बाढ़ आई और बाढ़ की वजह से 500 से भी ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई और हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए। और डर्बन की बात करें तो हज़ारों ऐसे लोग हैं, 10,000 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी उनके पास पीने का पानी का एक्सेस नहीं है। और पानी के साथ जुड़े हुए जो डिज़ास्टर होते हैं ना, उसमें एक सेकंड इनिंग होती है, ये चीज़ आज समझ लीजिएगा। एक सेकंड इनिंग होती है कि लेट्स से सुनामी आई या फिर कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो वो बारिश और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सेकंड इनिंग में क्या होगा, इन्फेक्शियस डिजीज़ का आउटब्रेक होगा, वाटरबोर्न डिजीज़ और इस प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीज़। तो अब वहाँ पर इन्फेक्शन डिजीज़ का आउटब्रेक होने के भी चांसेस हैं। और साउथ अफ्रीका की वेदर पैटर्न, अब डिटेल में आपको एग्जामिनेशन में साउथ अफ्रीका की वेदर पैटर्न नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अब समझ लीजिए कि इंटेंस रेनफॉल जो है वहाँ की स्प्रिंग और अर्ली समर में होते ही हैं। और अप्रैल से मई महीने का जो समय होता है ना, तो वहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होती हैं और वेस्टर्लीज जो हैं, तो ये कोल्ड एयर सिस्टम यहाँ पर डेवलप होती हैं और फिर बारिश जो है वो, मीन्स मौसम ख़राब हो जाता है बेसिकली। अब 2019 में जो फ्लैश फ्लड हुआ था डर्बन में, तो उस टाइम पर 85 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और अभी वहाँ पर ये जो क्वाजुलू नाटाल जो हैं, तो इस प्रोविंस में 36 आवर्स में कितनी बारिश हुई पता है? एक साल में जितनी बारिश होती है उतनी 36 आवर्स में हो गई, 1.5 दिन में इतनी बारिश हो गई। तो क्लाइमेट के बारे में अभी जो चीज़ हो रही है वो ये है कि क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो आपका जो ओशन है, आपके जो सी हैं, तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसकी वजह से ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो इवोपरेट, ज़्यादा पानी जो है वो इवोपरेट होता है और जो एयर है वो गर्म होती है, तो उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और ऊपर से पानी गर्म है तो वो भी इवोपरेट हो रहा है, तो वो ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ कर रहा है, तो ज़्यादा मॉइस्चर जा रहा है ऊपर, एयर की कैपेसिटी ज़्यादा, तो अब एयर जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करती है और फिर इंटेंस रेनफॉल होता है। ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है ना, तो ये समझ लेना, बेसिक चीज़ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ जो मुंबई में हुआ था वही चीज़ डर्बन में हुई, ड्रेनेज सिस्टम। आज से आई थिंक इट वाज इन 2015
आई थिंक 2015 या फिर 2016 के आसपास की बात है, जब मुंबई में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। और उसके पीछे एक तो जियोग्राफिकल रीजंस थे कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, नंबर वन। नंबर टू ये था कि हाई टाइड का समय था। और नंबर थ्री ये कि उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्लास्टिक और इन सारी चीज़ों की वजह से ब्लॉक्ड थी, तो पानी जो है वो निकल नहीं पाया। ये जो मुंबई है वो एक प्रकार का एक पॉन्ड बन गया। तो सेम थिंग्स हैपेंड इन डर्बन एज वेल, कि वहाँ पर जो उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही पुरानी है, तो इस प्रकार का रिलेंटलेस डाउनपोर जो है वो हैंडल करने की कैपेसिटी उनकी नहीं है। और साउथ अफ्रीका में जो चीज़ हुई वो चीज़ हर जगह पर होती है कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो कोई होता है तो वो होते हैं गरीब लोग, राइट। और वहाँ पर जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं, झुग्गी झुपड़ियाँ जैसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब हमें चाहिए कि एक तो जो गरीब लोग, जो ऐसा ऐसा रीजन है जहाँ पर ऐसे कच्चे मकान हैं, तो उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, नंबर वन। नंबर टू कि वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करना और लोगों की कैपेसिटी इंक्रीज करना। और वो लोगों की कैपेसिटी इन द सेंस कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए जो स्टेप्स हम उठा सकते हैं, नॉट जस्ट एज एन इंडिविजुअल बट एज ए नेशन, एज ए वर्ल्ड, वो हमें उठाने चाहिए। क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि कहीं और हो रही है, ये मेरे और आपके साथ कभी भी ये चीज़ हो सकती है, राइट। तो इतना रिस्की अब हो चुका है हमारा नॉर्मल जीवन, तो वी नीड टू फोकस ऑन एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। इंस्टेंट जस्टिस, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। विभूति नारायण राय साहब ने इसको लिखा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। देखिए, 19th सेंचुरी में ऐसा माना जाता था कि जो क्रिमिनल है ना वो एक कर्स्ड क्रीचर है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्राइम कर रहा है, तो मीन्स वो, उसको कोई श्राप है उसके ऊपर, और ये पैदा ही ऐसा हुआ है, ये व्यक्ति, उसके अंदर हैवान है, और ऐसे व्यक्ति को तो मार ही देना चाहिए, तुरंत ही मार देना चाहिए, राइट। और क्रिमिनल्स को बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था 19th सेंचुरी में। और उस टाइम पर इंस्टेंट जस्टिस जो है, दैट वाज वेरी कॉमन थिंग, कि अगर कोई क्रिमिनल है तो लेट्स से कोई एक कपल है, राइट, दोनों मैरिड हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वो पकड़े गए। तो बहुत सारे देशों में ऐसे, बहुत सारे समाजों में ऐसा था कि उनको पत्थर मार मार कर मार दिया जाता था। फिर किसी ने कोई क्राइम किया तो बी हेड कर दिया, राइट, उसका गला काट दिया, उसको सरेआम लोगों के सामने उसको लटका दिया, राइट, सूली पर चढ़ा दिया, फांसी पर चढ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉमन थी। और जस्टिस जो था वो काफ़ी इंस्टेंट था, लाइक इंस्टेंट नूडल्स। और राइट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं थी। और चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, इज़न्ट इट। जो चीज़ें पहले क्राइम मानी जाती थी, आज वे सारी चीज़ें जो हैं उनको पनिशमेंट नहीं माना जाता है। फॉर एग्जांपल, एक जो क्रिमिनल होता है, और या फिर सो कॉल्ड क्रिमिनल जो है, तो उसका भी एक अधिकार, द राइट्स ऑफ ए पर्सन चार्ज्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ रीजनेबली हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। के अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सके, ये अब नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। आपको भी एक वकील जो है वो अलॉट किया जाएगा, आपको वो सारे चांसेस दिए जाएंगे ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सके कि आपने वो क्राइम नहीं किया है, तो ये अब नेचुरल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स जो हैं वो पहले क्राइम माने जाते थे, आज क्राइम नहीं माने जाते बहुत सारे देशों में। एलजीबीटी को देख लीजिए, तो एलजीबीटी जो हैं कम्युनिटी के लोग, तो उनको अलग ही माना जाता था, अलग इन द सेंस कि उनको उनको सज़ा दी जाती थी। हमारे देश में भी एक लंबे समय तक सज़ाएं थी, लेकिन इन सारी चीज़ों को फिर हटाया गया और दुनिया के बहुत सारे देशों में अब ये क्राइम नहीं है टू टू हैव लेट्स से गे सेक्स और गे रिलेशनशिप। तो चीज़ें काफ़ी चेंज हुई। जितनी एक सोसाइटी, एक समाज जितना सिविलाइज्ड बनता जाता है, उतना ही वो कंपैशनेट बनता जाता है। खास करके अगर कुछ यंग लोग जो हैं, लेट्स से किसी ने एक छोटी उम्र में लेट्स से कोई क्राइम कर दिया, ड्राइविंग मीन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हीनियस क्राइम्स, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कि कोई कार लेकर निकल गया 13-14 ईयर्स की उम्र में और छोटा बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो फिर पहले
मीन्स बहुत ही स्ट्रिक्टली चीज़ों मीन्स ऐसी चीज़ों को देखा जाता था। सिविलाइज सोसाइटी में इसको और थोड़ा कंपैशनेट तरीके से देखा जाता है। और जिसको सज़ा दी जाती है ना, वो पहला ऐसा था कि सज़ा इसलिए दी जाती थी कि आपको मारा जाए या फिर आपको टॉर्चर किया जाए, एक सॉलिड पनिशमेंट दी जाए। लेकिन अब जो सज़ा है मीन्स हमारे देश की बात यहाँ पर मत लीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल बातें कर रहा हूँ मैं, मीन्स ग्लोबल लेवल पर। खास करके हम डेवलप्ड देशों को देख रहे हैं, जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, जो और ज़्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं। तो उसमें किसी व्यक्ति को अगर जेल में भेजा जाता है तो उसका लक्ष्य ये होता है कि पनिशमेंट तो है ही, राइट, आप क्राइम करेंगे, पनिशमेंट होगी। लेकिन जब आप जेल के बाहर निकलेंगे और फिर से जब सोसाइटी का पार्ट बनेंगे तो आप एक रिफाइंड, एक पॉलिश्ड ह्यूमन बीइंग होंगे। आपने सबक सीख लिया जीवन का, और अब वो चीज़ जो है वो आपने छोड़ दी। और ऐसे हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे, हमारी हमारी पुरानी कहानियों में भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल थे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में जाकर वो चीज़ें चेंज हुई, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस देखते हैं ना, कि पहले मैं इतना वेट था, अब ये हो गया, बहुत ही फैट थे उसमें से फिट हो गए, एक्सेट्रा। तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लोगों का होता है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के। क्राइम हो गया फॉर वट एवर रीज़न, लेकिन अब उनको एक चांस दिया गया और फिर वो अच्छे इंसान बन गए, तो ऐसा होता है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हुई। अब जेल्स में भेजा जाता है तो इसलिए भेजा जाता है कि वो एक रिफाइंड व्यक्ति बनकर बाहर आए। और कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड जो है वो बहुत सारी जगहों से हट चुका है, बहुत सारे देशों ने इसको बंद कर दिया। हमारे देश में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही ये डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाती है। जनरल केसेस में ये नहीं दी जाती है डेथ पेनल्टी। Civilized societies have also recognized the rights of accused as a part of natural justice. जो accused हैं उनको innocent till proven guilty माना जाता है, lawyers और ये सारी चीज़ें दी जाती है, राइट। और बहुत सारी जगहों पर instant justice जो है वो अब नहीं है, पहले जो था इतना नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में आज भी इंस्टेंट जस्टिस का एक वो चाम है। और अभी हमने देखा एक बुलडोजर वाली जो चीज़ें चली हैं दिल्ली के कुछ एरियाज में, तो ना तो जो लोग हैं जो विक्टिम हैं, ना तो उनको वकील दिया गया, ना तो उनको दलील दी गई, ना तो उनको अपील का कोई चांस दिया गया, राइट। डायरेक्टली सरकार ने बुलडोजर या फिर एरोगेंट ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी भी चीज़ को सुनती नहीं है। और इंस्टेंट जस्टिस इसको कहते हैं कि ये इंस्टेंटली जस्टिस करना, बस उनके घरों को गिरा दो, एक्सेट्रा। ना तो उनको वकील, दलील या फिर अपील का मौका मिला। दूसरी एक चीज़ जो हमारे अंदर है, मीन्स वी हैव टू सी, मैं ऐसा नहीं कि वो हमारे यानी कि आपके अंदर है, मेरे अंदर भी है, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में रहते हैं। जब मैंने कई बार ये चीज़ बताई है कि जब लेट्स से निर्भया कांड जब हमने सुना और निर्भया कांड की प्रोसेस को जब हम देखते हैं तो लगता है कि यार ऐसे लोगों को तो है ना ऑन द स्पॉट मार ही देना चाहिए। ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी? मीन्स आई वुड से कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बहुत सारे जजेस को भी ऐसी फीलिंग आई होगी कि यार ऐसे लोगों को तो आपको तुरंत मार ही देना चाहिए। आई बेट यू ऐसी फीलिंग आई होगी। सेम थिंग गोज विथ जो कसाब है, राइट, जो ये 26/11 में जो पकड़ा गया था एक आतंकवादी, तो उसके बारे में भी लोगों की यही फीलिंग थी। और ये गलत फीलिंग नहीं है, फीलिंग इज नॉट रॉन्ग। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा सोचना पाप है या फिर ऐसा आपने सोचा है तो आप बहुत ही गलत इंसान है, ऐसा नहीं है। सबको ऐसी फीलिंग, आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर्स और मंत्रियों को भी ये फीलिंग आई होगी। इट इज़ वेरी नेचुरल थिंग, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी फीलिंग एक तरफ है और सिस्टम जो है वो फीलिंग्स पर नहीं चल सकते। सिस्टम का मतलब यही है कि सिस्टम जो है इट्स लाइक ए प्रूवन थिंग। स्टेप 1 2 3 4 5 आपने तय कर लिया है, आपने रिफाइंड करके चीज़ों को डिफाइन कर लिया है। अब कुछ भी हो जाए, यू हैव टू फॉलो 1 2 3 4 5, ये स्टेप्स जो हैं वो आपको फॉलो करने हैं। तो इंस्टेंट जस्टिस की एक प्रकार से उसके प्रति एक झुकाव होना या फिर फर्स्ट जो रिएक्शन हो वो यही हो कि इंस्टेंट जस्टिस हो, तो दैट इज वेरी नेचुरल। लेकिन फिर इंस्टेंट जस्टिस की वो जो फीलिंग है, वो जो रिएक्शन है, उसको रियलिटी में कर देना, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस, समझे आप। लेकिन हमारी साइकी में, हमारे लोगों की साइकी के अंदर ये बहुत ही डीप एंट्रेंच्ड चीज है कि हमें इंस्टेंट जस्टिस चाहिए। राम मनोहर लोहिया साहब जो हैं वो इसको कहते थे क्रूअल कावडाइस। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।
मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म आपने देखी होगी, राइट? मुन्ना भाई जो पार्ट 1 है एमबीबीएस, और फिर सेकंड थी वो लगे रहो मुन्ना भाई। द फर्स्ट वन जो थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें एक सीन है जो संजय दत्त के फिल्म में फादर और रियल लाइफ में फादर हैं सुनील दत्त साहब। वो ट्रेन में से उतरते हैं और फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उसमें, अगर आपने देखा हो तो ऑब्जर्व करना, उस टाइम पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छोटे छोटे रोल्स मिलते थे इस प्रकार के। तो वो किसी का पॉकेट मार लेते हैं, ऐसा चोरी कर लेते हैं, और फिर लोग उनको पीटने लगते हैं, और फिर सुनील दत्त साहब जो हैं वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि भाई कर दूं इनके हवाले आपको, वरना ये भारत की आम जनता है, इसके अंदर बहुत गुस्सा है एक्सेट्रा। ऐसा ऐसा होता है हमारे देश में, राइट? कि अगर कोई बस स्टॉप पे या फिर ट्रेन स्टेशन पे या फिर मंदिर में या किसी जगह पर अगर कोई पॉकेट मार मिल जाए और वो पकड़ा जाए, तो ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी मच्छर भी नहीं मारा है, वो भी इस पिक पॉकेट या फिर इस चोर को एक दो लाफे मार के चला जाएगा और उसको धमकाएगा, डराएगा, ये सारी चीजें करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इतने सारे लोग हैं, भीड़ इकट्ठा हो गई है, इसको मार लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी एरिया का अगर कोई भाई है, कोई गुंडा है, वो कुछ भी गलत चीज कर ले तो लोग इकट्ठा होकर हिम्मत नहीं करते हैं, राइट? तो यहाँ पर लोगों को इस सिचुएशन में इंस्टेंट जस्टिस चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ गया तो इंस्टेंट जस्टिस छोड़ो, आप भाग जाओ, ये सिचुएशन है। तो दिस इज व्हाट ही कॉल्स क्रूअल कवर्डाइज। और बहुत सारे केसेस में हमने पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेटर, जज और एग्जीक्यूशनर बना लिया है। बहुत सारे केसेस में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस वाला इनको पकड़ ले और फिर इसको गोली मार दे, राइट? तो जुडिशियरी और ये सारी चीजें क्या काम करेगी? और ये जब चीज होती है ना, जब इंस्टेंट जस्टिस की डिमांड बढ़ती है, तब हम एक चीज भूल जाते हैं, जो बहुत ही डीप डीप एक पॉइंट यहां पर एक्सप्लेन किया है, कि हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम इंस्टेंट जस्टिस की डिमांड क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो सिस्टम हमने क्रिएट की है, जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम, वो इतनी इनकेपेबल है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये हमें जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकती। और अगर आपको न्याय चाहिए तो वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा, जो लगना चाहिए उससे ज्यादा वक्त लगेगा, सालों चले जाएंगे, दशक चले जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपेंसिव है। तो ये चार सारी चीजें, और गारंटी भी कुछ नहीं है। लेकिन इंस्टेंट जस्टिस जो है वो चीप है, ऑन द स्पॉट है, इसलिए लोगों का एक झुकाव है इंस्टेंट जस्टिस की तरफ ज्यादा हो चुका है। लेकिन इंस्टेंट जस्टिस जो है वो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को और ज्यादा बार्बेरिक बना देते हैं, यानी कि और ज्यादा क्रूर बना देते हैं। ये बुलडोजर कल्चर जो है वो भले ही ऊपर से हमें लगे कि अच्छा है, लेकिन ये सही नहीं है। अभी तक हमारे संविधान की वजह से जो भी चीजें हमने अचीव किया पिछले 7 दशकों में, ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर हम इंस्टेंट जस्टिस की तरफ भागेंगे। और इसका सॉल्यूशन यही है कि जो पूरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो थोड़ी स्पीडी हो जाए, राइट समय पर लोगों को न्याय मिले। एक बार ये विश्वास, एक बार ये प्रैक्टिकल चीजें लोगों को दिखने लगे, तो फिर वो इंस्टेंट जस्टिस के प्रति जो एक झुकाव है वो चला जाएगा, और लोग जो है वो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करेंगे, और हर क्षेत्र में लोग जो है वो एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। मीन्स मैं तो ये कहता हूँ कि छोटी छोटी चीजों में लोग डस्टबिन में कचरा डालने लगेंगे। यू विल फाइंड इट वेरी फनी, बट यस, सिंगापुर में आप देखिए, वहां पर कोई हिम्मत नहीं करेगा कि कचरा यहाँ वहां फेंके। आप एक बार फेंक कर दिखाइए, आपको जेल हो जाएगी अगर आपने ऐसा किया तो। क्योंकि वहां पर चीजें जो हैं, मीन्स छोटे से छोटे रूल को रिस्पेक्ट किया जाता है। भले ही थोड़ा स्ट्रिक्ट लगेगा, बहुत स्ट्रिक्ट लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो लगेगा नहीं, वो चीज जो है वो सही थी, कि हर कोई जो है वो रूल्स को फॉलो करे। फिर ऐसा नहीं है कि चाचा विधायक हैं तो फिर अपनी सारे कार्स में विधायक का बोर्ड लगाकर घूमो, ब्लैक फिल्म्स लगा लो, टिंटेड ग्लासेस हैं आपके कार में, ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुक रहे हो। ये जितनी भी चीजें जो एक व्यक्ति को, सामान्य इंसान को पसंद नहीं है, राइट, जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, वो तो ये सारी चीजों का विरोध ही करेंगे ना, कि मींस व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग हियर, कि उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही है, या फिर सभी के लिए चीजें इक्वल होनी चाहिए। ये अगर ऐसा एक समाज हम निर्माण करना चाहते हैं, तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, अगर क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम या फिर इन जनरल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर इंप्रूव हो जाएगी और रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो फिर हर क्षेत्र में उसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। लोग क्राइम करने से पहले 2 बार सोचेंगे, रूल्स तोड़ने से पहले 2 बार सोचेंगे, एंड दिस अप्लाइज टू एवरी, हर कोई सोचेगा, राइट? जैसे कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे ना कि
ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को 50 का फाइन हो गया। हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर या फिर सीएम या फिर किसी एमएलए के ऊपर भी फाइन लगाकर दिखाइए। इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल सा है। So that's everything in today's discussion, dear friends. I'm sure आज के इस रिवीजन सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली होगी। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। द मोर यू शेयर द बिगर दिस सीरीज विल बी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि इस लेवल की क्वालिटी जो है एनालिसिस की वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ do let them know by sharing this lecture. Thank you very, very much. God bless you all. Do enjoy your Sunday. Stay curious. Jai Hind.